नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, मैथ के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। तो हम रुक्मिणी प्रकाशन से जो है प्रतीक सेट से क्वेश्चन आंसर उठा रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। तो आज देखिए, तीसरा भाग का जो है आपके लिए प्रश्न लेकर आ गया हूँ मैथमेटिक्स का। तो हमारा यह पहला प्रश्न है कि यदि ए का वेतन बी से 25% कम है, ठीक है। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल रहे तो क्या कीजिएगा, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है। तो जब भी ऐसा सवाल रहे तो आप लोग को क्या करना है, पहले ए का वेतन बी से 25 कम है, तो जिससे तुलना किया जाएगा उसको मान लेंगे। तो बी से यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, तो बी को मान लेते हैं कि 100 है। तो ए का वेतन बी से कम है, यानी कि ए का वेतन कितना हो गया आपका, यहाँ पे 25% कम है, यानी कि यस। अगर 100 माने हैं तो ऑटोमेटिक परसेंटेज करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो गया 75, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया, 25 का, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि ये 25 का डिफरेंस हो गया। अब कह रहा है कि बताइए कि बी का वेतन ऐसे कितना अधिक है। अब ये डिफरेंस तो अधिक तो 25 ही है, लेकिन किससे अधिक है। अब यहाँ पे तुलना जो होगा वो हो जाएगा ए से। पहले तुलना कर रहा था वो क्वेश्चन के अनुसार किससे, बी से, लेकिन अब हम तुलना करेंगे ए से। तो यहाँ हो गया 75 मल्टीप्लाई 100। तो यही जो है निकल जाएगा हमारा कि कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये देखिए हो गया 25 या 75, यानी 100/3। इसको दो तरह से लिखा हुआ मिल सकता है आपको, 33.1/3 या फिर इसी को लिख दिया जाएगा 33.33%। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता तो 10% हानि होती। तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होता है। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले आपको क्या कर लेना है कि मान लेना है कि वस्तु का निर्धारित मूल्य निश्चित कुछ मान लेना है। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे मान लेते हैं, माना निर्धारित मूल्य जो है, निर्धारित निर्धारित मूल्य जो है बराबर 1 रुपया, ठीक है। यहाँ पे 1 रुपया मान लेते हैं। अब क्या है कि जब 1 रुपया मान लिए तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कह रहा है 2/3। तो विक्रय मूल्य 1 रुपया का 2/3 यानी 2/3 रुपया हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यदि देखते हैं, अब देखिए क्रय मूल्य कह रहा है कि निकाल, अगर इससे क्रय मूल्य निकालते हैं 10% हानि करके, तो 10% हानि मतलब क्या हो गया आपका, हानि हुआ मतलब कि 100/90 कर सकते हैं क्रय मूल्य निकालने के लिए। 10% हानि हुआ मतलब 90% में हुआ होगा, यानी ये जो 2/3 है वो 90% है। ऐसे भी देखिए, आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए कि ये जो 90% हानि ऐसे रहता है, ये 90% रहता कि 90% बराबर जो है इतना रहता। तो 100% बराबर क्या होता, तो 100% बराबर होता 2/3 भागा 90 और गुना 100। तो भागा 90 यानी नीचे आ जाएगा, तो भागा 90 गुने 100। तो अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, तो इसको ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 2/3, और ये 90 जो है वो नीचे ही यहाँ 3 के बगल में आ जाएगा, अब गुने 100 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कट रहा है, 0 से 0 ये कट गया। अब ये देखिए हो गया, दूध है के 20 और 9 तिया 27, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 20/27 रुपया जो है क्रय मूल्य आ गया। यदि कम रहता 10%, अभी आप देखे ना कि 10% हानि होती, तो ये हानि हो रहा है कि 2/3 पर बेचा जाता तो 10% हानि होती, ठीक है। तो हानि होने पर ऐसा हो रहा है। तो अब कह रहा है कि तदनुसार निर्धारित मूल्य पर अगर बेचा जाता तो जो है कितना लाभ होता। अब देखिए निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता कहने का मतलब हुआ कि अभी इसको 20/27 क्रय मूल्य हो गया, और निर्धारित मूल्य क्या हो गया, 1 है। तो 1 ही रुपया पर बेचा जाता तो उसका लाभ क्या होता। तो 1 रुपया पर देखिए बेचने पर, दूसरा पेज में हम चलते हैं,
1 रुपया में बेचने पर, 1 रुपया में अगर बेचते हैं तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? पहले लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है हमारा? 1 रुपया है। और क्रय मूल्य क्या है? अभी आया 20/27 आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? लाभ। अब इससे लाभ प्रतिशत अगर निकालेंगे तो ये देखिए घटा के कितना आ रहा है, ये आपका किए तो 27 में से 20 गया 60 अब बटा 27, तो ये देखिए इतना जो आ गया आपका, ये लाभ आ गया। अब प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत हुआ, तो ये जो हमारा 20/27 था यही था ना हमारा क्रय मूल्य, तो 20/27 पर जो है क्रय मूल्य पर निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका, नीचे से नीचे ये कट गया, 7/20 × 100 तो 20×5 = 100, तो ये हो गया 7×5 आपको 35%। अगर समझ में नहीं आया तो देखिए दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि निर्धारित मूल्य क्या है? 1 रुपया है। तो 1 रुपया जो हम माने हैं, ठीक है, वस्तु का निर्धारित मूल्य जिस पर बेचा जाता है वो माने हैं, ठीक है। तो 1 रुपया, अब कह रहा है कि यदि उसे निर्धारित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 1 का 2/3 तो ये 2/3 रुपया ना होगा। तो इस पर अगर बेचा जाता है तो कितना होता है? 10% हानि जो हो जाती है, यानी 2/3 जो आया वो 90% बराबर आया, 10% हानि हुआ तो 100% बराबर क्या हुआ? तो 100% बराबर यहाँ आ गया आपका 20/27। तो यहाँ से आप ये केवल देखिए कि क्रय मूल्य हम निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ 20/27 क्रय मूल्य हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि लाभ अगर उसी मूल्य जो निर्धारित मूल्य था उस पर बेचा जाता तो कितना लाभ होता? तो निर्धारित मूल्य 1 रुपया था और क्रय मूल्य कितना था? 20/27। तो लाभ कितना हो रहा है? 7/27। तो 20/27 क्रय मूल्य, तो ऊपर लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, ये हो गया तो 35%। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 में बेचता है, यानी 2 घोड़े बेचता है, प्रत्येक को 14,000 में बेचता है। यदि उसे एक घोड़े, यहाँ पे जो है आप देखिए, यदि सोनपुर मेला में जो बेच रहा है उसमें से एक घोड़ा को अगर वो क्या करता है, सोनपुर मेला में जो प्रत्येक को जो है प्रत्येक 14,000 में बेच रहा है, ठीक है, उसमें से एक पर उसे 15% का लाभ होता है। ये जो है ना एक पर है, एक पर उसे जो है क्या होता है? 15% लाभ होता है और दूसरा पर 15% हानि। तो बताइए पूरे मामले में उसको क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि हुई? तो देखिए यदि आप लोग निकाल सकते हैं तो हमारे वीडियो को पॉज करके जो है निकाल भी सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसा प्रश्न रहे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। जब दोनों सेम रहे, देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है ना, 15%, 15%। तो इस स्थिति में और दोनों का प्रत्येक का कीमत अगर सेम रहे और प्रत्येक का लाभ और हानि भी सेम रहे तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। हानि प्रतिशत का एक फार्मूला होता है, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है? यानी जितना पर आपका जो है लाभ या हानि हुआ वो प्रतिशत लाभ या हानि, ठीक है, प्रतिशत का, लाभ या हानि प्रतिशत का स्क्वायर बटा 100, यही जो है हो जाता है आपका हानि प्रतिशत। तो यहां देखिए क्या हो गया आपका, 15 का अगर स्क्वायर करते हैं और बटा 100 तो ये 225 हो गया, और 100 की है तो 2.5% का ये हानि हो गया। ये हानि हो गया। जब भी दोनों चीज होगा तो हमेशा हानि होगा, यानी लाभ और हानि का बात जब होगा तो हानि ही होगा। जब भी सेम अमाउंट पर जो है 15% और लाभ और 15% हानि पर बिकेगा तो इस स्थिति में हमेशा हानि ही होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखें, ठीक है। एक और है A+B वाला फॉर्मूला, जिसे आप देखना चाहें तो देखिए उसमें क्या होता है कि ये एक बार फायदा हुआ तो ये प्लस में लिए, एक बार नुकसान हुआ तो ये माइनस में लिए, और फिर यहाँ प्लस, ये गुना में भी वैसा ही होता है, 15 × 15 और फिर जो है बटा 100। तो देखिए ये तो 0 हो गया, और ये 15 है 225, यानी माइनस में 225 बटा 100, यानी कि माइनस 2 आपका यहाँ पे -2 क्या हो गया, -2.25%। ये जैसी माइनस में हानि हो गया तो आप इस पर भी निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? A+B
प्लस ए इंटू बी बटा 100, यही फॉर्मूला है। ठीक है, जो फायदा रहेगा उसको प्लस में दिखाएंगे, जो नुकसान रहेगा उसको माइनस में दिखाएंगे। हमारा अगला प्रश्न हो गया, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का जो औसत तापमान था वो 40 डिग्री था। मंगलवार बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री है। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था, तदनुसार सोमवार को कितना तापमान था। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ सोमवार है ना, तो इसको हम लोग जो है सोमवार को सो लिखते हैं, मंगलवार ठीक है, और बुधवार, ये तीनों का जो है एक साथ टेम्परेचर औसत दिया हुआ है, तो टोटल टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो ये आ गया 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, 120 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए दूसरा में क्या है आपका, मंगल बुध बृहस्पति, मंगल, मंगल के बाद बुध, और फिर हो जाएगा बृहस्पति। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका है 41, तो 41 गुने 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 123 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए गुरुवार का तापमान 42 डिग्री है, तो सोमवार का कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, गुरुवार, गुरुवार यही है ना, बृहस्पतिवार, तो ये गुरुवार के तापमान कितना है आपका 42 डिग्री है, तो ये 123 में अगर 42 चला जाए तो मंगल बुध का तापमान हो रहा है। तो इस इक्वेशन में गुरुवार को दो में गुरुवार का तापमान रखने पर, तो देखिए क्या होगा, 2 में जब रखे गुरुवार का तापमान, तो यहाँ 42 रखे इधर प्लस में, तो मंगल प्लस बुध बराबर हो जाएगा आपका 123 माइनस, अब गुरुवार, तो गुरुवार का कितना है 42 है, तो ये जो हो गया आपका 3 में से 2 गया 1, 12 में से 4 गया 8, ये 81 डिग्री हुआ आपका 2 दिन का, मंगल और बुध का। और सोमवार मंगल बुध तीनों दिन का यदि 120 है, तो सोमवार का क्या होगा, तो ये जो इक्वेशन 1 में आप रखेंगे, इक्वेशन 1 में मंगल बुध का मान रखने पर, अब देखिए, अब जैसी इस इक्वेशन में जो है मंगल बुध का तापमान रखेंगे, तो देखिए ये कितना था, तीनों दिन का मिला के 120 डिग्री था, और उसमें 2 दिन का था 81 डिग्री, तो ये सोमवार का हो गया ना, क्योंकि मंगल बुध का तो ये 81 ही है, तो सोमवार का निकल गया क्या, तो देखिए 120 में से 80 गया 40, तो ये कम यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस। तो यही जो है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 39 डिग्री सेल्सियस सोमवार का। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है, तो किसी घर में चीनी की खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय में कोई गिरावट ना आए। अब देखिए, जब चीनी का दाम 10% घट रहा है, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हुआ कि मान लीजिए कि 100 में का वो पहले चीनी ला रहा था, तो अब जो है 10% घट गया, यानी 90 रुपया का हो गया, तो ये 10 रुपया का जो डिफरेंस हुआ उसी को ना मेकअप करना है। तो मान लीजिए कि जो 10 रुपया का डिफरेंस हुआ, तो 10 रुपया का एक्स्ट्रा चीनी कितना पर मतलब आएगा जिसको बढ़ाना होगा, तो देखिए 10, और नया वाला कीमत क्या है, पहले 100 था अब 90 है, ठीक है, तो 90 नया वाला कीमत पर ना हम खरीदेंगे, 10 रुपया का खरीदना है और 90 के हिसाब से खरीदना है, ये पहले का मूल्य था, ये अभी का मूल्य है, तो जितना रुपया मतलब जितना कीमत घटा, तो वो 10 रुपया घटा तो 10 रुपया ऊपर, और जो नया वाला कीमत है वो नीचे, तो इसी हिसाब से ना हम प्रतिशत को बढ़ाएंगे कि कितना प्रतिशत खपत में बढ़ाएंगे, और गुने 100, तो ये हो गया आपका 100/9, यानी कि 1199 पूर्णांक 11.1/9, ये जो है हमारा आंसर हो गया, तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब हम अगला प्रश्न पे चलते हैं, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब
कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं? अब देखिए 32 लड़कियां हैं। लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है? 16 अनुपात में। तो देखिए लड़की कितना है? 16। ठीक है, तो 16 लड़की है तो उसका मान दिया हुआ है 32। ठीक है, तो यानी कि 16 का मान दिया हुआ है 32। तो अब पूछ रहा है कि कक्षा में कितनी फीसदी जो है वो लड़कियां हैं। अभी देखिए टोटल कितना हुआ, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, वो बताएंगे, लेकिन अभी आप देखिए ये टोटल कितना हुआ। ये 16% लड़कियां हुआ, तो 16 32 और लड़का का कितना हो गया? 9। ठीक है, तो यहाँ देखिए 16 दूनी 32, तो 2 9 18, यानी 32 गो अगर यहाँ पे लड़की है, 18 गो लड़का, तो 50 आ गया। अब 50 में 32 लड़कियां तो कै प्रतिशत हो गया? तो 32/50 गुने 100। तो यहाँ पे देखिए 50 दूनी 100, तो यहाँ आ गया 64%। लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं है, और इससे आसान क्या है? देखिए क्या आसान है, ये अनुपात डायरेक्ट देखिए 16 और 9 है ना। 16 और 9 है, और पूछ रहा लड़की के बारे में, तो लड़की 16 है, और 16 9 कितना हुआ? 25 हुआ। तो 25 नीचे, अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना। तो 25 चौका 100, तो 16 चौक 64। तो ये आप दिमाग, जब भी प्रतिशत दिया हुआ रहे तो संख्या कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, अनुपात दिया हुआ रहे तो इस तरह से निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें से 16 अनुपात 9 था, तो 16 जो है लड़की थी तो ऊपर रख दिया। अब कुल संख्या से निकालिएगा प्रतिशत, तो कुल संख्या 16 9 25 हो गया। ठीक है, तो गुने 100। हमारा अगला प्रश्न है कि एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तदनुसार पूरे कपड़े में कितने पीस काटेंगे? तो देखिए इस तरह का प्रश्न जब भी आता है तो कुछ खास नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, 37.8 मीटर कपड़ा है, 1 मीटर में 8 पीस काटना है। ठीक है, तो 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तो 37.5 मीटर कपड़ा है, तो 1 मीटर में 8 पीस। ठीक है, तो इतना मीटर में इतना गुने 8, तो क्या हो जाएगा? इतना गुने 8 करेंगे तो हो जाएगा 300 पीस। देखिए गुना करके आप यहाँ 5 8 40, 4 हो गया, 7 8 56, 4 60 हो गया, और 3 8 24 36 हो गया, 3000 आ रहा है, जिसमें एक डेसिमल है तो एक बिंदु हट गया ये वाला। ठीक है, तो 300 पीस हो गया। अगला प्रश्न है, एक बंदर गोलाकार खंबे जो 21 मीटर यहाँ पे जो है ऊंचा है। ठीक है, 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। यानी कि अगर 2 मिनट की बात करें, ठीक है, तो वो मात्र 3 मीटर चढ़ पा रहा है। 1 मिनट में ठीक है वो चढ़ा, कितना चढ़ा? 6 मीटर। दूसरे मिनट में वो 3 मीटर फिसल गया, यानी कि 2 मिनट में कितना चढ़ा? 3 मीटर। तो 2 मिनट में ये क्या चल रहा है? 3 मीटर। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करना है कि 2 मिनट में ही लिखेंगे पहले, कि 2 मिनट, 2 मिनट में बंदर चढ़ता है बराबर 3 मीटर। ठीक है, क्योंकि 6 चढ़ा फिर 3 खिसक गया, तो 3 मीटर ना हुआ। अब है कि 15 मीटर चढ़ना है, तो देखिए 15 मीटर जब चढ़ना है, 15 मीटर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 15 मीटर चढ़ने के लिए 15/3, सॉरी, ये देखिए 2/3, 3 बटा, उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, अच्छा सा होता। 3 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में। ठीक है, तो 1 मीटर तो हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब ऐसा हो गया, तो अब यहाँ पे होगा कि 15 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 15 मीटर, 15 मीटर अगर चढ़ाई करना है तो ये हो जाएगा 2/3 गुने 15। 15 क्यों निकाल रहे हैं ये बताते हैं, बहुत लोग सोच रहे होंगे 15 का है, तो ये हो गया 10 मिनट।
10 मिनट में देखिए 15 चढ़ रहा है, लास्ट में हम 6 पहले ही घटा दिए क्योंकि एक बार में 6 चढ़ रहा था ना, तो 21 में से 6 घटा दिए कि 1 मिनट बाद में जोड़ देंगे नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। इसलिए जो है 6 पहले ही घटा दिए, यानी 21 में से 6 घटा दिए कि लास्ट बार तो वो 6 चढ़वे करेगा, फिर उतरेगा थोड़े, फिसलेगा थोड़े जब वो पूरा ऊपर चढ़ जाएगा तो इसलिए 6 घटा दिए पहले ही। तो 21 में से 6 गया, चल गया 15, तो 15 मीटर इसीलिए चढ़ा दिए, तो 15 मीटर चढ़ा 10 मिनट में। ठीक है, 10 मिनट में चढ़ा और 1 मिनट में, अगला 1 मिनट में 6 मीटर वो चढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस तो यहाँ लगाना पड़ेगा, तो 10 + 1 कितना मिनट यहाँ पे हो गया, तो 11 मिनट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि ए बी सी के बीच 680 रुपया इस प्रकार से विभाजित किया जाते हैं कि ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले, तो कितनी कितनी राशि उनको मिलता है। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न रहे, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सी को राशि प्राप्त हुआ है, क्योंकि बी को सी का, देखिए ए को बी बी का, यानी बी से तुलना किया ए को, और फिर लास्ट में बी को सी का से तुलना किया बी को। तो सबसे लास्ट वाला को यहां मान लेते हैं, सी को एक माना 1 रुपया मिला। सी को क्या मान लेते हैं, माना 1 रुपया मिला। कितना मिला, 1 रुपया। ठीक है, अब देखिए जब सी को 1 रुपया मिला तो बी को कितना मिल रहा है, सी का 1/4। अब देखिए सी को 1 मान लिए तो बी को 4 मिला, सी को 1 मान लिए तो क्या हो गया, 1 × 1/4, तो यहाँ पे सी बी को सी का 1/4 मिला। ठीक है, बी को सी का 1/4 मिला, यानी कि बी को जो मिला सी का 1/4 मिला, यानी सी को 1 मिला तो बी को 1/4 मिला। ठीक है, लिख लेते हैं, सी को 1 मिला तो बी को 1/4 मिला। ठीक है, अब देखिए ए को बी का 2/3 मिला, तो बी को 1/4 मिला है ना, तो इसका 2/3 कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 दूनी 4, तो 2 × 6, यानी कि 1/6 मिल रहा है यहाँ पे इसको पहला। अब देखिए सबको ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, इसके एलसीएम से गुना कर देंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, तो 12 हो रहा है, तो अगर 12 से गुना करेंगे इसमें तो ये 2 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, यानी 2, 3 और 12 जो है अनुपात में ये आ गया। अब तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2, 3, 5 और 12, 17, 17 बराबर 680 हुआ। यहाँ पर 17 बराबर क्या हो गया, 680। तो सबका अंश यहाँ पे निकाल लेंगे, 17 बराबर 680। तो अब देखिए एक का पहला का क्या आया, 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 680/17 × 2। ठीक है, तो यहाँ 17 × 4 = 40, दूनी 80। फिर देखिए यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का 680/17 × 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 40, तो ये हो गया 120। अब देखिए ये हो गया 2, 3 और 12 हो गया, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, 680/17, अब गुने 12, तो यहाँ हो गया 40, तो 12 × 4 = 48, यानी कि 480। ठीक है, अब ये एक आय का हिस्सा 80 रुपया, एक का 120 रुपया और एक का 480 रुपया। तो ये जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग पीछे नहीं देखें, पीछे करके या रोक के भी आप देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। देखिए क्या है कि मान लेते हैं कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, माना एक संख्या x है, माना एक संख्या बराबर x, तो दूसरा क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है,
तो क्या कह रहा है कि एक संख्या में अन्य संख्या का यानी x में यदि y का 20% जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो वह जो है 50% वह बढ़ जाता है, यानी ये 150% हो जाएगा, 50% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से हम निकाल लेते हैं, वैल्यू इक्वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका 20 25 100 हो गया। तो x प्लस वाई बटा 5 बराबर, आइए देखिए हो गया 50 50 दूनी, तो 3/2 x हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वेट कर देंगे। इसको क्या करेंगे कि ये 3/2 x है, और इधर जो x है, फिर से इसको x है, x प्लस वाई बटा 5 बराबर 3/2, तो इधर वाला x को इधर ले आया, ठीक है। अब उधर जो आपका y/5 है उसको ऐसा ही रहना है, ठीक है। ये इधर वाला इधर, इधर वाला इधर लिखे हैं, ज्यादा डाउट लग रहा है तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि x को इधर लाए हैं, ठीक है। ये ऐसा किए हैं, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी 3 में से 2 गया तो x हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लिए तो नीचे 2, तो 3x माइनस 2x और y/5, तो y/5 बराबर हो जाएगा x/2, तो हो जाएगा 5 2y बराबर 5x। ये ऐसा आ गया, या फिर डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि x/y बराबर क्या हो गया, x/y बराबर 2/5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना क्या था, हाँ यही तो निकालना है। यहाँ पूछ रहा था दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ पे दोनों संख्याओं का अनुपात जो है वो, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो गया, 2:5। 2:5 है, तो इसमें से जो है 5:2 आ रहा है हमारा। देखिए क्या आ रहा है, 5, हाँ ठीक है, 2:5 आया, 2:5, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 2:5 तो है ही नहीं, ये उल्टा लिख दिया, तो ये और यदि किसी संख्या का जोड़ दिया जाए तो वह संख्या पर तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात, देखिए ये कौन पहले कौन होगा बाद में कौन होगा ये नहीं लिखा है, तो आप इसमें से जो है सी नंबर ऑप्शन दे सकते हैं। ये y/x का दे दिया है, ठीक है। पता तो लग ही गया, नहीं कैसे पता लग रहा है, यहाँ पे देखिए पता लग ही गया। तो यहाँ पे 2:5 ये आया ना जी। अब इसको y/x अगर करते हैं, उल्टा करते हैं, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा ही थोड़े है कि पहले कौन है बाद में कौन है। अब इसमें देखेंगे तो 3 कार की गति का अनुपात इतना दिया हुआ है, उन तीनों को कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना लगेगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो है कुछ नहीं, लेकिन बहुत लोग क्या करता है ना कि सीखा है उल्टा कर देना, तो ये 2 3 4 है उसको 4 3 2 कर देता है, तो डायरेक्ट करने में बाबू गड़बड़ा जाइएगा, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। जब भी ऐसा रहे तो क्या कीजिएगा, पहले ये जो है ना इसको ऐसा उल्टा करना है, व्युत्क्रम करना है, ठीक है। इसको व्युत्क्रम करके और तब इसका एलसीएम लेना है, तभी आंसर सही आएगा, ठीक है। यानी कि जब गति का अनुपात दिया रहे तो समय का अनुपात निकालने के लिए उसके व्युत्क्रम का अनुपात निकाला जाता है। अब जब ऐसा किए तो इसका एलसीएम 2 3 4 का 12 होता है, 12 से सब में गुना कीजिए, तो ये 2 छक 12, ये 3 चक 12, ये 4 तिया 12, तो ई अनुपात हो जाएगा। यह नहीं कि आप लोग उल्टा करने के लिए कह दिया तो 4 3 2 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं सेट हो जाता है लेकिन हमेशा सेट नहीं होगा, तो इस तरह से निकालिएगा। यानी कि कार की गति गति का अनुपात दिया हुआ रहे तो सीधे जानिए कि उसका समय का अनुपात व्युत्क्रम करके निकलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लगाता है। मान लेते हैं कि ये है बी है, यदि ये 100 घंटा लिया तो ये अधिक लगाता है 50%, यानी ये 150 घंटा लेगा, तो अनुपात कितना का हो गया, 3:2 का हो गया। दोनों का जो समय का अनुपात है वो, तो क्षमता उल्टा होता है, ठीक है। तो क्षमता क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षमता जो होता है वो उल्टा होता है, तो उल्टा होता है, तो ये 3:2 है, तो हो जाएगा 2:3, ठीक है। 2 अनुपात क्या हो जाएगा
3। आप इसको भी चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1/3 1/2 फिर निकालिएगा तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, सब जगह सेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे अभी आप देखिए करके हम दिखाते हैं आपको। 1 3 है, इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6 2 तिया 6, तो इसलिए जो है यहाँ पे ऐसा ही हो जाता है, इसलिए दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पे। 2:3 हो गया। अब देखिए जब क्षमता निकल गया यहाँ कि 2 अनुपात क्या हो गया, 3 हो गया, तो कुल कार्य कितना होगा, दोनों का क्षमता, यानी दोनों की क्षमता कितना हुआ, 2 + 3, दोनों की क्षमता ये नहीं हुआ। और कितना टाइम लगाता है, 18 दिन। तो 18 दिन दोनों मिल के कर रहा है, 18 दिन तक। यहाँ देखिए यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो 18 दिन लगता है, तो दोनों मिल के कर रहा है 18 दिन तक, तो 18 × 5 = 90, यानी 90 काम है। पांच क्षमता से 18 दिन किया तो 90 काम में हो गया। अब कह रहा है कि बी अकेले कार्य करे तो कितना दिन में होगा, तो बी का अकेले क्षमता कितना है, 3 है। तो बी का क्षमता 3 है, तो 90/3, यानी 3 क्षमता से वो 90 काम करेगा, तो 30 दिन लगाएगा। कितना दिन लगाएगा, 30 दिन। तो ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है कि एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, यानी एक नल जो है टंकी को पानी से 2 घंटा में भर देता है, लेकिन एक छेद होने के कारण क्या है कि 2.1/3 घंटा में जो है वह भरता है। तो बताइए उस जो छेदवा है उसके कारण वह कितना घंटा में खाली कर सकता है। देखिए क्या है कि छेद द्वारा जो है 1 घंटा में खाली किया गया भाग कितना, ठीक है, छेद द्वारा 1 घंटे में खाली किया गया कितना खाली किया, तो देखिए 2 × 6 = 7/3, ये एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो 7/3 लग रहा है ना, तो 7/3 लग रहा है, ये समय यानी 3/7 भाग हुआ। ठीक है, 3/7 भाग हुआ। और ई जो है 2 घंटा में भरता है, यानी कि एक एक इसका क्षमता निकाले तो 1/2 हुआ। तो दोनों को उल्टा करके क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये देखिए 7/3 को उल्टा किए 3/7 इसका क्षमता, और माइनस ये इसका क्षमता, यानी कि ये -1/14 आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि खाली नहीं कर रहा है, इसलिए माइनस आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, यानी कि -1/14 भाग जो है वो खाली हो रहा है। माइनस मतलब खाली हो रहा है, तो 1/14 भाग वो खाली कर रहा है 1 घंटा में। ठीक है, तो टोटल कितना घंटा लग जाएगा उसको खाली करने में, तो 14 घंटा लग जाएगा। 1/14 भाग करता है खाली 1 घंटा में, तो 1 भाग करने के लिए क्या हो जाएगा, तो 14 घंटा लग जाएगा। ये तो सीधा बात है। जब भी ऐसा रहे तो क्या कीजिएगा कि 1 घंटे का, उसका 1 घंटे का क्षमता निकालिएगा। ये 2 घंटा में है तो 1 घंटा क्षमता हुआ तो 1/2 हुआ ना। उसी तरह ये 2 × 6 = 7/3 घंटा में भरता, तो 1 घंटा में क्षमता इसका 3/7 आया ना। तो 1 घंटा का क्षमता का अंतर लेंगे, उसके बाद ही निकालेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 एवं 27 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो ये सब कुछ होता नहीं है, इसमें क्या करना है, आप लोग को एलसीएम ले लेना। ठीक है, तो अभी आप इसका एलसीएम लेके देखिए क्या आंसर आता है। ठीक है, आप लोग तो बनाए होंगे प्रश्न को, तो इस तरह के प्रश्न में ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन टाइम लग जाता है जो एलसीएम लेने में ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न जो आप लोग से बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको बताएंगे। अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं। इतना जान लीजिए कि इसको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालिएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, पूर्णतः विभाजित है 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की संख्या जो है पूर्णतः विभाजित है, तो पहले इसका एलसीएम निकालिएगा और फिर आपका जो सबसे बड़ी संख्या जो है उसमें भाग दीजिएगा, जो शेषफल बचेगा उसको घटा दीजिएगा। ठीक है, तो अभी करके देखिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक किसान अपनी n गायों को झुंड में अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 हिस्सा तथा चौथे को 7 गाय। तदनुसार n का मान कितना है। देखिए यहाँ पे ये क्या बोल दिया कि यहाँ गाय को बांटा जा रहा है, अपने सभी बेटों में जो है गाय को बांट रहा है। क्या कर रहा है, पहले n गाय का झुंड है,
n में से क्या किया, पहला बेटा को आधा झुंड दे दिया, ठीक है। दूसरा बेटा को चौथाई भाग दे दिया, ये भी ठीक है। फिर तीसरे को n/5वां भाग दे दिया, ये भी ठीक है। और लास्ट वाले को 7 दे दिया, ठीक है। तो देखिए ये सारा मिला के n ना आएगा जी, कुछ नहीं है इसमें। अब इसमें भी वही करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लीजिएगा तो आपका जो है यहाँ 4×5 = 20, 20 आ रहा है एलसीएम। 20 हुआ, और ये हो गया दूध है 10n हो गया, ये 5n हो गया, 4×5 = 20 हुआ तो, और ये 5×4 = 20, 4n हो गया, ठीक है। और इसको प्लस 7 को ऐसा ही रहने दीजिए, बराबर n है, ठीक है। तो ये हो गया 10×5 = 15, 4 19n/20, 19n/20 प्लस 7 बराबर n। अब देखिए ये n उधर ले चल जाएंगे 19/n को, तो क्या हो जाएगा, n - 19n/20 बराबर 7, ठीक है। अब देखिए 20n में से 19n गया तो n/20 बराबर 7। तो यहाँ n बराबर हो गया 20×7 यानी 140 को गाय। कितना गाय था, 140 को। इस तरह का प्रश्न कैसे बनाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर इतना 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 शेषफल बचता। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न रहे ना, तो देखिए यहाँ पे अभी 48 में से 38 जा रहा है, कितना शेष बच रहा है, 10 का। 64 में से 54 जा रहा है, कितना बच रहा है, 10 का। 90 में से 80 जा रहा है, कितना बच रहा है, 10 का। यानी कि देखिएगा, तुलना अगर कीजिएगा तो लगभग जो है ना वो शेष सेम बचेगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो जो ऊपर वाला है उसका एलसीएम निकाल के डायरेक्ट 10 को घटा दीजिए, जितना सब में अंतर है ना। तो देखिए यहाँ पे 48 और 30 का अंतर कितना है, 120 और 110 का अंतर कितना, तो अंतर कितना हुआ डायरेक्ट लिख देते हैं, अंतर है 10 का। तो ऊपर वाला का इसका एलसीएम निकालिए, 48, 64, 90, 120, ठीक है, निकालिए। 48, 64, 90, 120, इसका एलसीएम निकालिए। डायरेक्ट करे तो, और इसका एलसीएम निकाल के और फिर 10 को माइनस कर दीजिएगा। तो इसका एलसीएम देखिए 2880, ये प्रश्न पिछला बार बनाए थे एक बार, तो याद है 2880 था। और इसमें से 10 माइनस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2870 इसका जो है आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, आप 2 कीजिएगा, चाहे 8 कीजिएगा, 4 कीजिएगा, जो भी कर सकते हैं। तो एलसीएम निकाल लीजिएगा पहले। अगला प्रश्न है, 7 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है। इनमें से एक संख्या जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार जोड़ी गई संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, 7 संख्या का औसत 8 है, तो पूरा का योग कितना हो गया, 56 हो गया। अभी एक संख्या और बढ़ा दिया जाता है, यानी 8 संख्या हो गया और औसत 9 हो गया। तो 8 संख्या हो गया और औसत 9 हो गया, तो 8 नामा कितना हो गया, 72। तो ये जो है 72 हो गया। तो ये कितना आ गया, 72। तो अब बताइए 72 आ गया, तो 72 में 56 गया, 72 में 56 गया, यही ना होगा आपका जी यही आखिरी संख्या। तो 12 में 6 गया, 6, 6 में से 5 गया, तो ये हो गया 16, ठीक है। इसमें तो कुछ था ही नहीं, 16 आंसर आ गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, किन्हीं दो धन संख्या यानी कि धनात्मक संख्या का जो एचसीएफ एलसीएम है वो 35, 385 है। एक पूर्ण संख्या, इस तरह का प्रश्न देखिए कुछ नहीं करना रहता है। इसका फार्मूला ही है कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, यानी x गुने वाई, संख्या को x y मान लेते हैं। अब यहाँ पे एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ 35 है, एलसीएम 385, ठीक है। और संख्या यहाँ पे एक 77, दूसरा नहीं मालूम। अब देखिए ये 7 से 77 से कट रहा है, 7×5 = 35 और 7×5 = 35, 3 38, 5 बार में कट गया। तो y बराबर आ गया 35×5, तो 5×5 = 25, 3×5 = 15, 2 17, 175 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कुछ था नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम 3 का गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का
1001 है, तो प्रथम आभाज्य संख्या कौन सी होगी? ठीक है, तो यहाँ पे जब भी ऐसा प्रश्न आए तो देखिए क्या है, कह रहा है कि चार आभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम तीन मान लेते हैं कि प्रथम तीन एबीसी है, ठीक है, एक्स वाई जेड भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो एबीसी का जो गुणनफल है वो 385 बुक में एबीसी माना हुआ था, इसलिए आप लोग को एबीसी मान के बता रहे हैं ताकि आप लोग को लगे नहीं कि अलग बताए। और यहाँ पे अगर चार संख्या में अब प्रथम तीन का 385 हो गया और अंतिम तीन बी सी डी का जो है वो 1001 हो। तो अब देखिए ये दोनों प्रश्न में जो है ए बी सी और बी सी डी में आप का अनुपात निकाल लीजिए। अगर अनुपात निकालिएगा यानी कि भागा दीजिएगा, ऐसे करके भागा दीजिए, तो देखिए यहाँ पे बी सी कट गया, तो ये हो गया ए और डी का अनुपात निकल जाएगा। यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ये देखिए 77 से 7 × 5 = 35। ये देखिए 77 से 5 बार में कट रहा है, आप जो है 5 से तो कटेगा नहीं, 77 से कट रहा है क्या? 77 से देखिए, इसको काट के देखते हैं, ऐसे नहीं पता चल रहा है। 77 × 77, 10 में 7 गया 3, 9 में 7 गया 2, 7 21, 7 21 2, हाँ ये 13 बार में जो है कट गया, और ये जो है 5 बार में कट गया, ये 5 बार में, ये 13 बार में, तो 5:13 आ गया ए और डी का। जब ए और डी का 5:13 आ गया, तो अब पूछ रहा है कि बताइए प्रथम आभाज्य संख्या क्या है, तो ए का मान ही जब पूछ रहा है तो 5 या 5 का गुणनफल होगा, तो ऑप्शन में 5 या 5 का गुणनफल एक गुना है जी, तो यही हो गया आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि ए बी इतना, बी सी इतना, ठीक है, सी डी इतना, तो ए डी कितना होगा? तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले ये तीनों को करेंगे, दू चक 8, 8 छक 48। अब ये को छोड़ देंगे और फिर तीन तीन बोलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 छक 24 तिया 72। फिर जो है इसको छोड़ देंगे, फिर 6 तिया 18 पचे 90, फिर इसको छोड़ देंगे, तो 3 पचे 15 और 7 सती 75। अब देखिए कट रहा है, तो देखिए 3 से लगभग सब कट रहा है, तो ये हो गया 24, ये हो गया नहीं 16 हो गया, सॉरी 16 हो गया, 16 48, ये 16, ये 24, ये 30, ये जो है हो जाएगा 35, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला और चौथा संख्या का ना पूछा था, तो आपका जो भी कोई भी प्रश्न पूछे यहाँ पे पहला का चौथा का पूछे, पहला दूसरा का दूसरा तीसरा सब निकल गया। तो पहला चौथा 16 और 35 हो गया, तो पहला चौथा का ए और डी का कितना हो गया बताइए, 16 और 35। जब डायरेक्ट पहला चौथा का निकालना हो ना, तो उसके लिए देखिए क्या कीजिएगा, 2 4 6 यहाँ हुआ ना जी, ये जो है अनुपात ऐसा 3 5 7 लिखे थे ना, इसको डायरेक्ट 2 चक 8 छक 48 कर दीजिए, 2 चक 8 8 छक 48, इसको क्या कर दीजिए 3 15 7 75 से, इसको जिससे कटता है काट दीजिए, तो ये देखिए 16 48, ये हो गया 35 105, यही तो आंसर हो गया, डायरेक्ट ए और डी का पूछे। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न जो है हम अगले दिन बताएंगे, आज बहुत समय हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये अभी 10 प्रश्न और इस एक्सरसाइज का बचा हुआ है, जो अगले दिन मैं बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे सीरीज को ऐसे ही देखते रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आ रहा होगा और हेल्प मिल रहा होगा। तो हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपको अगले क्लास में। तो जय हिंद, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।